तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई सीरीज चिरैया को। सीरीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं और चाहते हैं कि और लोग भी देखें तो आप इसे हाइप कर दीजिए। अगर आप वीडियो को हाइप करते हैं तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचने में आसानी होगी। तो बस इतना ही, चलिए आपको सुनाता हूँ इस सीरीज की कहानी। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कमलेश नाम की औरत को, जो कि अपने देवर को अपने बेटे की तरह मानती है। उसे कोई कुछ कह दे तो वो उससे लड़ भिड़ जाती है। उसका मानना है कि उसका देवर अरुण तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। कमलेश की फैमिली में है उसका पति विनय, बेटी पिंकी, देवर अरुण, सास ससुर और ससुर जी की माता जी। माता जी बोलती नहीं है। कमलेश का मानना था कि फैमिली स्वेटर की तरह होती है। उनका एक धागा सिलाई में लिपट जाए तो एक धागे से पूरा स्वेटर बन जाता है। अगर एक धागा निकल जाए तो एक धागे से पूरा स्वेटर उधड़ भी जाता है। और परिवार जा रहा होता है अरुण के लिए लड़की देखने। ससुर जी को कविताएं लिखने का बड़ा शौक है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं वो हर टॉपिक पर। महिलाओं को लेकर उनका मानना था कि औरत चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ससुर जी बहुत पढ़े लिखे हैं तो जो बातें वो करते हैं वो कमलेश को समझ ही नहीं आती। कमलेश के प्रति उसके पति विनय का व्यवहार काफी अच्छा है। बहुत रिस्पेक्ट के साथ रहता है उसके साथ। कमलेश को बेटा चाहिए था पर पिंकी हो गई। अब पूरा परिवार जा रहा होता है लड़की देखने। कमलेश सोच रही थी कि भजन कीर्तन वाली होगी तो आज ही शगुन डाल देंगे। अगले ही पल हम देखते हैं लड़की को इंग्लिश में गाना गाते हुए। लड़की का नाम पूजा है। कमलेश ने जैसा सोचा था लड़की तो उससे उलट निकली, तो उसको पसंद नहीं आती पूजा। और उनको पूजा पसंद आ गई थी तो वो कमलेश को मना रहा होता है कि हाँ कर दे वो शादी के लिए। थोड़ा भाव खाने के बाद अरुण के लिए हाँ कर ही देती है वो, और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। कमलेश के मन में ये चल रहा था कि पूजा तो खूब पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी गाने गाती है, वो आएगी तो कहीं उसकी वैल्यू खत्म ना हो जाए परिवार में। अब एक दिन कमलेश अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है। LGBT कम्युनिटी के लोग परेड निकाल रहे होते हैं तो रास्ता जाम होता है। कमलेश देखने जाती है कि क्या चल रहा है। उसको लग रहा था कि किसी पार्टी की रैली है। जब पता चलता है कि उसमें सब लेस्बियन गे लोग हैं तो वो घबरा जाती है कि ये किन लोगों के बीच में आ गई वो। तभी परेड में दिखती है उसे पूजा, तो उसे और झटका लग जाता है कि ये इन लोगों के बीच में क्या कर रही है। वो उसे अपने साथ ले जाती है उसके घर और पूछती है कि तुम लेबियन हो क्या। पूजा कहती है वो लेस्बियन होता है भाभी, और नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो बस उनको सपोर्ट करने गई थी। कमलेश कहती है झंडेबाजी बंद कर दो, हमें बहू चाहिए, धरने वाली नहीं चाहिए। पूजा कहती है तो क्या बहू के विचार नहीं हो सकते? दुनिया में क्या हो रहा है उस पर राय नहीं हो सकती? आप अखबार पढ़ती हैं? कमलेश कहती पढ़ते हैं, तुमसे ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, और ये भी जानते हैं कि लुगाई का अखबार कहाँ से शुरू होता है। लुगाई का अखबार फ्रंट पेज से नहीं, उस पेज से शुरू होता है जहाँ घर की बातें और खाना बनाने की टिप्स लिखी होती हैं। सरकार गिर गई या देश में संकट मंडरा रहा है या भारत ने किस देश को आंख दिखाई, ये सब जो है ना ये मर्दों की हेडलाइंस हैं। लुगाई की हेडलाइंस होती हैं ढोकला कैसे बनाना सीखें या चॉकलेट बर्फी बनाना सीखें वगैरह वगैरह। दुनिया में क्या हो रहा है सब मालूम है तुमको, लेकिन क्या ये पता है कि कितने सिटी में राजमा गलते हैं, या जो पैंट पहनी है वो रफू कैसे होती है? ये सब जानना ही लुगाई का काम है। यही लुगाई की दुनिया है। ये नहीं सिखाना तो जो अंग्रेजी भौंक रही हो सब बेकार है। पूजा कहती है और औरत के विचारों का क्या? कमलेश अखबार फाड़ के मिक्सी में डालकर पीसते हुए कहती है ये है औरत के विचार। हमारे साथ रहना है तो अभी के अभी मम्मी जी से माफी मांगो जो ये धरनेबाजी कर रही थी उसके लिए। पूजा कहती है मैं नहीं बोलूंगी। कमलेश अपना आपा खोकर उसकी उंगली से जबरदस्ती एंगेजमेंट रिंग निकाल लेती है। कमलेश जब घर जाती है तो सभी उससे नाराजगी जताते हैं कि उसने गलत किया। विनय कहता है ये इनसिक्योर हो रही है कि पूजा आएगी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। सब उससे कह रहे होते हैं कि जाओ माफी मांग के आओ, कि तभी पूजा ही आ जाती है कमलेश से मिलने। पूजा पूछती है आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? कमलेश कहती है हम इस घर में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। BA फाइनल में थे जब शादी हो गई, फिर फाइनल किए ही नहीं। इस घर में ना सब बहुत हैवी बातें करने वाले लोग हैं। देश दुनिया की बातें करते हैं सब, जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई है, और तुम तो हो ही उनके जैसी, पहले पन्ने से अखबार पढ़ने वाली। हमें 15 साल लग गए, तुम 15 मिनट में हीरोइन हो गई। हम बेटा भी नहीं दे पाए, और उन्हीं हमारा बेटा है। तुम आ जाओगी तो वो भी हमारा नहीं रहेगा। हमें सही गलत समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाता है ना तो सही के लिए लड़ मरते हैं। इस बार के लिए माफ कर देना। पूजा कहती है मैं उस रैली में गई थी क्योंकि जिसके साथ गलत हो रहा होता है वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाता, इसलिए हमेशा उनके लिए किसी और को आवाज उठानी ही पड़ती है। कमलेश कहती तुम बस अरुण को परेशान मत करना, बहुत सीधा है वो बेचारा। पूजा कहती अगर अरुण ने गलती की तो? कमलेश कहती हमारा अरुण कभी गलत हो ही नहीं सकता। सब सुलह हो गई तो वरुण और पूजा में बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए थे।
अब आ जाता है दोनों की शादी का दिन। अरुण एक्साइटेड था काफी अपनी पहली रात सुहाग रात के लिए। शादी के समय पूजा की तबीयत बिगड़ जाती है तो दवा खाकर ही वो थोड़ा बहुत सही थी। अब समय आता है सुहाग रात का तो पूजा उससे कहती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, मुझे सर दर्द भी हो रहा है काफी, मुझे आज आराम करने दो, कल तक ठीक हो जाऊंगी मैं। अरुण उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए उससे चिपकने की कोशिश कर रहा होता है। पूजा बार बार मना कर रही होती है, फिर भी अरुण धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा होता है। उसे संभोग के सिवा और कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। उसके मन में बस यही था कि शादी की पहली रात है तो आज तो होना ही चाहिए। पूजा द्वारा लगातार मना करने के बाद भी अरुण उसकी सुने बिना उसके ऊपर हावी होते हुए उसके साथ जबरदस्ती कर ही डालता है। सब कुछ करने के बाद अरुण कहता मैं तुम्हारा पति हूँ, रो क्यों रही हो तुम, ये तो मेरा हक है, अपना हक ही तो लिया है। पूजा रो रही होती है, कहती है मैंने ना कहा तुमसे बार बार। अरुण कहता जिस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है उसे बार बार बोलने का क्या मतलब है। पूजा कहती है तुमने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। अरुण कहता ये क्या बोल रही हो तुम, कोई बाहर वाला आकर नहीं करके गया है, तुमको ये लगता है ना मैंने दुष्कर्म किया है तुम्हारे साथ, तो जाओ बाहर जाके बता दो सबको। पूजा कमलेश के पास जा रही होती है लेकिन तभी वो सुनती है उसकी बातें जो वो कर रही थी बाकी औरतों से। वो कह रही थी कि लुगाई एटम बम से नहीं डरती, लुगाई डरती है तमाशे से, घर में मौत हो जाए मगर तमाशा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें सुन पूजा समझ जाती है कि यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो वापस कमरे में आ जाती है तो अरुण फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर हम देखते हैं विनय कमलेश को बेड पर बुलाकर उसे लेटने बोलता है। लग रहा था कि कमलेश के साथ भी जबरदस्ती होगी पर ऐसा नहीं होता। वो उसके पैर दबाने लगता है, ये सोचकर कि पूरा दिन काम करके वो थक गई होगी। पूजा बाथरूम जाकर शार चलाकर फूट फूट कर रोती है। ऐसा महसूस हो रहा था उसे जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग करती हो किसी ने। अगली सुबह कमलेश देखती है कि पूजा छत के एकदम किनारे खड़ी है, मानो कूदने जा रही हो। कमलेश के पूछने पर वो कहती मुझे घर जाना है, घर में सब सो रहे थे। कमलेश ने सोचा कि ठीक है ले चलते हैं इसको घर, लेकिन जाना है तो पहली रसोई वाली रस्म निभा के जाए। पूजा चाय बनाती है, कमलेश पीकर कहती कच्ची है अभी और पकाओ। पूजा के दिमाग में तो पिछली रात का ही सब कुछ चल रहा था तो उसके हाथ से कप छूट जाता है। उसे उसके घर ले जाते हुए कमलेश सोचती है अब से इसको स्टील के ग्लास में ही चाय दूंगी। पूजा घर पहुंच अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती ना का क्या मतलब है, पत्नी हो तुम उसकी, ये सब तो करना पड़ता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, ना का तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो अनकही रस्म है जो कि करनी ही होती है। अब शादी के अगले दिन ही तुम यहाँ चली आई, लोग क्या सोचेंगे, तुम अभी कमलेश जी के साथ वापस जाओ। पूजा कहती मैं नहीं जाऊंगी वापस। माँ कहती है इतने बड़े घर में शादी हुई है तुम्हारी, तुम्हारे ससुर के एक फोन कॉल से टीटू की नौकरी लग जाएगी, तुम तो घर की हालत जानते ही हो ना, समझो ना बेटा। पूजा मना कर रही होती है कि वो नहीं जाएगी पर माँ उसे भेज देती है। कमलेश उसे ले जा रही होती है कि तभी घर से फोन आता है। पूजा को पता चलता है कि अभी हनीमून पे जाना है। पूजा डर जाती है कि वहां जाएंगे तो फिर से वही सब होगा। वो स्कूटी रोकने को कहती है, ससु आई है बोलकर। मौका पाते ही वो वहां से भाग लेती है। कमलेश घर पहुंचकर डांट खाती है, कितनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई, तुमने सीधे देवरानी ही खो दी। अब सब लोग लग जाते हैं पूजा को ढूंढने में। कमलेश को एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि LGBTQ वाले परेड में दिखी थी। वो उसके पास जाती है ये सोचकर कि शायद वो जानती हो कि पूजा कहाँ है। लड़की का नाम है सोना। वो भी लग जाती है साथ में उसको ढूंढने में। सोना को पता चल जाता है कि पूजा कहाँ है। कमलेश उससे कहती ये तुम्हें LGBT कब से है, अच्छी भली लड़की हो, गलत लाइन में फंस गई हो तुम। सोना उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है पूजा के पास। सोना को समझ आ गया था कि जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है तभी वो ऐसे भाग आई है। उससे कुछ पूछे बिना कहती है अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढो जिनसे तुम अपना सुख दुख बांट सको, अपनी बात कह सको। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है वाली बात पर यकीन मत करो। औरत की सबसे बड़ी ताकत है। सोना जाने लगती है तो कमलेश कहती है ये जो तुमको है वो छूने से फैलता है क्या। सोना कहती नहीं तो कमलेश उसे गले लगाकर शुक्रिया कहती है पूजा को ढूंढने के लिए। कमलेश के पूछने पर पूजा बताती है कि मुझे बुखार था, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने मना किया अरुण को कुछ भी करने से पर वो माना नहीं, उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। पूजा को थोड़ा सा लगा कि वो उसकी सुनेंगी पर कमलेश उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। कमलेश कहती है हमें दुनिया की सबसे बेशरम देवरानी मिली है, इतनी गंदी बात किसी के मन में भी नहीं आनी चाहिए और तुम्हारी जुबान पर आ गई। हमारा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता और जो तुम कह रही हो वैसा हो ही नहीं सकता।
हमारे कमरे में हमारी अलमारी है, हमने उस अलमारी से 100 रुपए निकाल दिए तो क्या हम चोर हो गए? पूजा कहती मैं अलमारी नहीं हूँ और शादी की है, अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। कमलेश कहती तुम पत्नी धर्म का मतलब जानती भी हो? पूजा कहती आप कंसेंट का मतलब जानती हैं? कमलेश कहती नहीं। पूजा कहती माफ करिएगा मैं ये कह रही हूँ, पर मुझे ना दुनिया की सबसे बेवकूफ जेठानी मिली है। कमलेश ले आती है उसे वापस घर। ससुर जी पूजा को समझाते हैं कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बहुत मेहनत से नाम कमाया है हमने, संभाल के रखना। कमलेश के मन में थोड़ी सी शंका आ गई थी अरुण को लेकर। अब तक जितना अच्छा प्यारा अरुण को समझती आई है वो, क्या वो सच में है भी? अगर वो गलत निकल गया तो वो ये सह नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो उसके बेटे जैसा है। अब अगली सुबह पूजा दिख नहीं रही होती है कहीं, तो सब सोचते हैं फिर से कहीं भाग गई क्या। तभी पूजा आ जाती है। पिंकी की स्कर्ट का बटन टूट गया था तो वो लगाने लगती है। कमलेश को ये देख थोड़ा तसल्ली होती है कि चलो घर परिवार में घुल मिल रही है। अब ये दोनों निकल जाते हैं हनीमून के लिए। पूजा को नहीं जाना था पर कौन ही सुनता उसकी। अब एक दिन कमलेश की बेटी उससे पूछती है कि ये एआई क्या होता है। कमलेश को तो पता ही नहीं था ये। तो अभी पड़ोस वाली आंटी बता ले जाती हैं। तो कमलेश पूछती तुम्हें कैसे पता? आंटी कहती अखबार के पहले पन्ने में पढ़ा था मैंने परसों। कमलेश फिर से सोना के पास जाती है, उससे पूछती है हम बेवकूफ हैं क्या? सोना कहती हाँ हैं तो, पर बेवकूफ होना गलत बात नहीं है, अपनी बेवकूफियों का मेडल बना के सीने पे टांग के घूमना गलत बात है। अब अखबार फ्रंट पेज से पढ़ने का टाइम आ गया है। सोना कमलेश को ले जाती है एक औरत के पास जो उसके सारे सवालों के जवाब दे सके। कमलेश कहती है कंसेंट का मतलब तो देख लिया हमने सर्च करके, पत्नी की ना का कोई मतलब होता है क्या? औरत कहती है सिर्फ शादी हो जाने से एक लड़की का या लड़के का अपने शरीर पर से अधिकार खत्म नहीं हो जाता। कमलेश कहती है तो मतलब एक बार हाँ कर दी उसके बाद दोबारा ना कर सकते हैं क्या? औरत कहती संभोग की सहमति जमीन की लिखा पढ़ी जैसी नहीं है कि एक बार बैनामा करवा लिया फिर चाहे जो करो, हर संभोग क्रिया से पहले सहमति जरूरी है। कमलेश कहती अगर सहमति ना हो तो? औरत कहती है तो फिर वो क्रिया दुष्कर्म मानी जाएगी। कमलेश कहती शादी में तो तन मन धन पति को अर्पित किया जाता है ना। औरत कहती है हर धर्म के नियम पत्नी को पति की प्रॉपर्टी मानकर ही चलते हैं। आज तक कोई भी धर्म किसी औरत ने नहीं शुरू किया। फैमिलीज को लगता है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उधर अरुण और पूजा हनीमून पे थे। पूजा कहती मुझे बात करनी है तुमसे। अरुण अभी भी अपने ही मूड में था। वो कहती है आपसे डर लगने लगा है। मैं डरना नहीं चाहती, जो पहली रात को हुआ था वो मैं सब भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। वो सब करने से पहले क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? रिश्ते में सिर्फ संभोग तो जरूरी नहीं होता होगा ना। अरुण अपनी ही धुन में मगन उसकी बात पर ध्यान दिए बिना फिर से उससे चिपकने लगता है। पूजा कहती मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनो तो सही। अरुण उसको पीछे पलट फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। पूजा रोए जा रही होती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता, पर अरुण को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर विनय देखता है कि कमलेश अखबार का पहला पन्ना पढ़ रही है। उसे खुशी हो रही थी कि उसकी पत्नी जागरूक बन रही है। अगले दिन होते ही अरुण पूजा घूमने जाते हैं। अरुण ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे सब नॉर्मल हो। उसे रत्ती भर भी एहसास न था कि पूजा की मानसिक स्थिति क्या चल रही है। सोना एक एनजीओ से जुड़ी थी जहाँ महिलाएं आती थी अपनी बात बताने जिनके साथ गलत होता है। कमलेश भी वहाँ मौजूद थी। अब अरुण पूजा की बिना इच्छा के, बिना मन के, बिना मूड के, बिना मर्जी के उसके साथ हर रोज अपनी हवस मिटाने में लगा होता है। अब एक दिन दोनों घूम के आए होते हैं। पूजा के मन में बैठ गया था कि फिर से वो मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। वो बाथरूम में जाके झूठ बोल देती है कि उसकी माहवारी शुरू हो गई है। अरुण कहता दिखाओ मुझे खून बह रहा है कि नहीं। मतलब इस हद तक गिर गया था अरुण कि पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे बचे उस राक्षस से। उसे ब्लेड दिखती है। अरुण लगातार दरवाजा खटखटाया जा रहा था कि दिखाओ मुझे। अगले सीन में हम देखते हैं पूजा हॉस्पिटल में एडमिट है। अरुण कमलेश से कहता है उसकी माहवारी शुरू हो गई, ज्यादा खून आ रहा है इसलिए अस्पताल लाना पड़ा। कमलेश की बेटी पिंकी पूछती है चाची के कहाँ से खून बह रहा है। कमलेश के पास कुछ शब्द नहीं था कि कैसे बताएं। तभी दादाजी पिंकी को अपने पास बुला लेते हैं। कमलेश विनय से कहती आज तो पापा जी ने बुला लिया, कल को पूछेगी तो। दुनिया इतनी तरक्की कर ली है लेकिन एक शब्द तो ऐसा बना देते कि माँ बिना शर्म के अपनी बच्ची को ये बता सके कि उसके चाची को खून कहाँ से बह रहा है। ऐसा शब्द जो गाली ना हो। डॉक्टर कमलेश को बुलाती है। वो बताती हैं कि ये खून माहवारी की वजह से नहीं, गुप्तांग में ब्लेड से कट लगे हैं इसलिए बह रहा है। ये सुन कमलेश एकदम सहम जाती है, डर जाती है। वो सबको घर जाने बोल देती है। फिर पूजा से जाकर पूछती है ये किसने किया। पूजा बताती है मैंने खुद से किया है।
थक गई थी बहुत, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। बिस्तर देख के मेरा बदन पूरा कांपने लगता था। उस ट्रॉमा से बचने के लिए कुछ भी कर सकते थे तो कर लिया। आपको अब भी लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो एक बार वहाँ पर ब्लेड रख के देख लीजिए और पूछिए खुद से कि कोई भी लड़की झूठ बोलने के लिए क्या इस दर्द से गुजर सकती है। कमलेश बिना कुछ बोले चली जाती है। वो बाथरूम जाकर ब्लेड लेकर गुप्तांग में कट लगाने की कोशिश करती है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। अब जाके उसे समझ आता है कि कितनी ज्यादा तकलीफ में थी पूजा कि उसने वो कर डाला जो शायद एक से बढ़कर एक हिम्मती लड़की भी ना कर पाए। समझ आता है उसे अब पूजा का दर्द, और ये भी कि उसके साथ अरुण जो करते आ रहा है वो गलत है। कहानी थोड़ा सा पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ससुर जी महिलाओं के सशक्तिकरण के खूब सपोर्ट में रहते हैं। कमलेश को भी हिदायत देते हैं, सिखाते हैं कि पढ़ो, जागरूक बनो। वर्तमान में कमलेश अब पूरी तरह पूजा की साइड हो जाती है। अरुण आता है अस्पताल तो उसे पता चलता है कि कमलेश पूजा को डिस्चार्ज करके ले जा चुकी है। वो डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है कि अब हम लोग कब से फिजिकल हो सकते हैं। डॉक्टर कहती, तुम बाहर क्या कर रहे हो अब तक, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। 2 गहरे कट्स थे उसके प्राइवेट पार्ट की ओपनिंग में, जो कि धारदार ब्लेड से किए गए थे। जब तुम्हारी भाभी को बताया तो लगभग बेहोश होने वाली थी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम ये पूछने चले आए कि तुम फिजिकल कब से हो सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम गंदी मौत मरो। अब निकलो यहाँ से। अरुण मुंह बना के चला जाता है। कमलेश पूजा को बताती हैं कि उनका ही हाथ है अरुण को ऐसा लड़का बनाने में। हमेशा उसे ये फील कराया कि आदमी सुपीरियर होता है, उसकी ही चलती है, उसकी मर्जी से ही होता है सब। अरुण के भैया विनय को मम्मी पापा ने पाला है, इसलिए वो अरुण जैसा नहीं है। पापा जी हमेशा सही करते हैं, उन्हें सब कुछ बताएंगे तो पापा जी खुद अरुण को जेल पहुंचा देंगे। कमलेश खुद को ही ब्लेम कर रही थी तो पूजा कहती है, अगर आप नहीं होती तो क्या वो सब नहीं करता। कमलेश कहती है, शायद करता, पर सही समझ के, न्याय समझ के, अधिकार समझ के नहीं करता। अरुण गुस्से में घर आता है तो घर में मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है, तो सब मर्द बाहर थे तो उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती। कमलेश कहती है, जब लड़के अपने मम्मियों, भाभीियों, चाचियों को बेटे के लिए व्रत पूजा उपाय करते देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ही खुद को विशेष प्राणी समझने लगते हैं। 12 साल का लड़का दारा सिंह नहीं होता, फिर भी लुगाई घर से बाहर जाती है तो सास लड़के को साथ ले जाने बोलती है। फिर लड़का खुद को पहलवान समझे ना समझे, लुगाई को कमजोर जरूर समझ लेता है, और कमजोर के साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। और उनके व्यक्तित्व में आखिरी ईंट तब लगी जब हमें बेटी हुई। बेटी हुई तो कमलेश रो रही थी, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि वो फिर से मां नहीं बन सकती। कमलेश को बेटा ही चाहिए था, पर वो चांस खत्म हो गया, तो तब से उसने अरुण को ही अपना बेटा मान लिया। पूजा बताती है कि मैं 12 साल की थी जब ट्यूशन में एक लड़के ने मेरा स्तन छुआ, तो मैंने सीधा घर जाके मम्मी को बता दिया। मम्मी ने मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। उनका बस चलता तो वो मेरे स्तन का निकलना ही बंद करवा देती, वो तो हो नहीं पाया, तो उन्होंने मेरा ही निकलना बंद करवा दिया। फिर उसके सालों बाद तक मैंने मम्मी को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब बताया तो मम्मी ने सुना नहीं। कमलेश कहती है, क्रांति शेर की तरह दहाड़ते हुए आती है, ये भ्रम मर्दों ने ही फैलाया है। क्रांति जंगल में शेर की तरह नहीं, रसोई में बिल्ली की तरह आती है, चुपचाप दबे पांव। अगर लुगाई अपने पति का नाम ले, बच्चे के कान में सही बात बोले, तो क्रांति बस पकड़ के सीधा घर आके रुकेगी। ये सिस्टम खत्म करने के लिए लुगाई को लड़ना नहीं है, बस अपने पसंद की सब्जी बनानी है। जिस दिन लुगाई ने अपने पसंद की सब्जी बनाई ना, 1 साल में मर्दानगी का पानी उतर जाएगा। पानी उतारने की शुरुआत हम करेंगे। कमलेश पापा जी को बता देती है अरुण ने पूजा के साथ दुष्कर्म किया है। पापा जी अरुण को माफी मांगने बोलते हैं। अरुण सॉरी बोल देता है तो मम्मी जी तुरंत कहती, अब तो बात खत्म हो गई ना, कमलेश शाम के लिए राजमा भिगो देना। कमलेश और पूजा हैरान कि बस इतना ही, और कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर बाद कमलेश पापा जी के पास जाकर कहती है, आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? पापा जी कहते, वो शब्द बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जो कह रही हो वो ही नहीं सकता, पति है वो। कमलेश उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा हुआ है जो बताया है हमने, तो पापा जी कहते, तुम सिर्फ बहस करने के लिए बहस कर रही हो। कमलेश कहती, आपने हमसे बोला सीखो, किताबें पढ़ो, हम सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तब आप डांट रहे हैं। पापा जी कहते, तब मुझे नहीं पता था कि मुझसे ही बहस करने लगोगी। कमलेश कहती है, आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इतनी सारी लिखी हैं, अपने घर की बहू के लिए कुछ तो करिए। पापा जी कहते, तुम चाहती क्या हो? जो अपराध हुआ नहीं है उस अपराध के लिए अपने बेटे को जेल भिजवा दूं? कमलेश कहती, हाँ यही चाहते हैं। पापा जी उसे डांट कर कहते हैं, मैं अपने बेटे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। घर पर तो इंसाफ मिल नहीं रहा था, तो कमलेश सोचती है घर से बाहर जाकर इंसाफ लेने का। पापा जी कहते, अगर
घर से बाहर जाना है तो फिर घर छोड़कर ही जाना होगा। कमलेश अपनी बेटी और पूजा को लेकर निकल जाती है। विनय पापा जी से कहते रोकिए ना उन्हें। पापा जी कहते बच्चों जैसा मन है उसका तो जिद भी बच्चों की तरह ही तोड़नी पड़ती है। अभी देखना वापस आकर पैर छू के माफी मांगेगी मुझसे। कमलेश वापस आ जाती है और विनय से कहती है हमसे नहीं जाया जाएगा। विनय कहता है कुछ साल पहले की बात है, मेरी बस में एक आदमी एक लड़की को तंग कर रहा था। लड़की रो रही थी, मैंने उसे देखा लेकिन मैं खिड़की से बाहर देखने लगा, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं की। आज फिर से लग रहा है कि मैं उसी बस में हूँ और फिर से हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की। हिम्मत की वैल्यू कमजोर से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए कह रहा हूँ हिम्मत करो कमलेश। मैं हीरो नहीं बन सकता लेकिन पति बन सकता हूँ, मेरी हीरो तुम हो। कमलेश अंदर जाकर पापा जी के पैर छूती है तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि आ गई ना माफी मांगने, सही कहा था ना मैंने। कमलेश कहती माफी मांगने नहीं आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। पापा जी का 5 कोने का मुंह बन जाता है। फिर कमलेश चली जाती है अपने नाना के पास जो कि वकील हैं। सारी बात जानने के बाद नाना जी कहते हैं भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को दुष्कर्म कहना काफी हार्श होगा, तो अब इस अपराध के विरुद्ध कोई कानून नहीं है, लेकिन कान घुमा के भी पकड़ा जा सकता है। दहेज का आरोप लगाकर हम केस कर सकते हैं उस पर, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जो अंदर गया वो कई महीने बाद ही बाहर निकलेगा। कमलेश कहती है हम सही तरीके से ही लड़ेंगे। तभी पूजा कहती कर दीजिए उन पर दहेज का केस। नाना जी उसके सपोर्ट में थे पर कमलेश बिल्कुल खिलाफ। पूजा का कहना था कि ऐसे नहीं तो वैसे कुछ तो इंसाफ मिले। कमलेश का कहना था कि जो अपराध हुआ ही नहीं है उसका केस कैसे बना दें। तो यहाँ अब दोनों में विचारों के बीच मतभेद होने के कारण बात बिगड़ जाती है। नाना जी पेपर्स तैयार करके पूजा से कहते इस पर साइन कर दो, फिर घर पर जाएगी पुलिस और सास ससुर पति को गिरफ्तार करेगी। कमलेश कहते इसमें मम्मी पापा जी का नाम क्यों है, उन्होंने क्या किया है। पूजा कहती यही तो बात है, उन्होंने कुछ नहीं किया। कमलेश कहती 2 हफ्ते पहले हम भी ऐसे ही थे, हम भी तुम्हारी बात नहीं मान रहे थे, तो 2 हफ्ते पहले केस करती तो क्या हमें भी जेल भेज देती। इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। पूजा उसकी सुन नहीं रही होती तो कमलेश पेपर ही जला डालती है। नाना जी फिर से केस फाइल कर देते हैं तो पुलिस जाती है घर और मम्मी पापा और अरुण को धर लेती है। तभी वहाँ उनके वकील आ जाते हैं और उन्हें जेल जाने से रोक लेते हैं। नाना जी बताते हैं कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर किसी को पहले से पता हो कि घर की बहू दहेज का केस करने वाली है तो एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। इस बात की खबर कमलेश ने ही दी थी घर वालों को। पूजा और कमलेश के बीच खूब बहसबाजी होती है। नाना जी कहते हैं पहले इंसान गुफाओं में रहता था, अपने आप को जानवरों की खाल से ढक लेता था। तेरा ससुर शहर में रहता है, कविताओं अलंकारों मुहावरों के बीच उसने अपने आप को ढक लिया है, लेकिन इनके अंदर आज भी गुफाओं में रहने वाला मर्द छुपा हुआ है जो समझता है कि औरत सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पापा जी जाते हैं पूजा के पिता से मिलने, कहते हैं बहू के भागने से परिवार पर एक दाग लग गया है, अब ये दाग तभी हटेगा जब बहू खुद मान सम्मान के साथ वापस आएगी। पापा जी एक गिलास में पानी लेके उसमें नींद की गोलियां घोलकर पूजा के पिता को पीने बोलते हैं। उधर विनय अरुण की सच्चाई जानने के बाद उसके साथ उठना बैठना भी नहीं चाहता था। अरुण कहता पति पत्नी के बीच की बात थी, जो भी हुआ हमारे बीच हुआ, उससे किसी और को क्या लेना देना। पूरी दुनिया मेरे बेडरूम में क्यों घुसी जा रही है, आपने भी तो कभी ना कभी किया होगा ना ऐसे। विनय कहता सारे मर्द तेरे जैसे नहीं होते। अरुण कहता आप मर्दानगी की बात ना ही करें तो अच्छा रहेगा, अगर आप मर्द होते तो भाभी आपके कंट्रोल में होती। विनय कहता पत्नी है वो मेरी, कोई टीवी नहीं कि रिमोट हाथ में लेके बैठूं। मर्द की ये परिभाषा कौन सिखा रहा है तुमको। बीवी को डरा के रखने वाला मर्द नहीं, घटिया मर्द होता है। अरुण कहता मर्द वो होता है जो एक बार ठान ले वो करके दिखाता है। विनय कहता अगर ऐसा है ना तो मुझसे, तुमसे, पापा से, हम तीनों से बड़ी मर्द वो है जिसने ठान लिया है कि तुझे सजा दिलवा कर रहेगी। पूजा के पिता बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें एडमिट कराया जाता है। ये सब पापा जी ने इसलिए किया ताकि अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर पूजा खुद दौड़ी चली आए। पूजा जब अस्पताल आती है तो अरुण रोने की नौटंकी करते हुए कहता है तुम्हारे लिए मैं राक्षस हूँ, लेकिन अपनी नजरों में तो मैं बस पति हूँ यार। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन पति की गलती पर कोई घर छोड़ देता है क्या। देखो ना पापा ने हमारी वजह से क्या कर लिया। फिर से शुरू करते हैं ना ये रिश्ता। पूजा घर लौट आओ तुम। ससुर कहता है आज घर के पेपर्स पे पूजा का नाम आ जाएगा और उसके भाई की नौकरी की बात कर लिए हम, सब कर दिया हमने।
तो इतना सा माइंड गेम खेल डाला ससुर ने सिर्फ पूजा को घर वापस लाने के लिए। मजबूरन दोनों वापस आ जाती हैं घर। कमलेश मन में कहती है चिड़ैया सबको अच्छी लगती है, लेकिन पिंजरे में रहने वाली चिड़ैया उड़ने लगे तो पिंजरे को बुरा लग जाता है। फिर चाहे उसके पंख नोचने पड़े, चाहे हौसला तोड़ना पड़े, कुछ भी करके चिड़ैया से उसकी उड़ान छीन ली जाती है, जैसे हमारी छीन ली गई। अरुण कमलेश से कहता अब तो मेरे और पूजा के बीच सब सही हो गया है, तो मेरे और आपके बीच सब सही क्यों नहीं हो सकता? आप मुझसे नाराज हैं तो डांट लीजिए, चाहे तो मार भी लीजिए। कमलेश कहती सोच समझ कर बोलना बेटा, कहीं सही में न धर दें एक ठो। विनय कमलेश से कहता है मैंने एक फ्लैट देख लिया है, अब हम लोग वहीं रहेंगे। मुझे पता है कि अब तुम इस परिवार में नहीं रह पाओगी। दादी जो कभी बोलती नहीं थी वो बोल पड़ती हैं। कमलेश से कहती कितना हो हल्ला किया और अब एकदम शांत पड़ गई तुम दोनों। परिवार के नाम पे, परंपरा के नाम पे, प्रेम के नाम पे, न जाने किस किस के नाम पे हमको व्यवस्थित तरीके से उल्लू बनाया गया है और हम खुशी खुशी बनते आ रहे हैं। कमलेश कहती कितना ही ट्राई करें, कितना ही लड़ें, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। दादी कहती हैं जो हुआ है उसको सबके सामने बोलना है बस। औरत में ये हिम्मत आ गई तो उसे हाथ लगाने से पहले सामने वाला 1000 बार सोचेगा। घर छोड़कर नहीं, घर में रहकर लड़ो। अगले दिन कमलेश घर में कथा रखती है जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाती है। सभी सोच में पड़े होते हैं कि किस चीज की कथा है और पंडित जी तो है ही नहीं, तो कथा करेगा कौन? कमलेश कहती है जब दुनिया शुरू हुई तो औरत की बहुत इज्जत थी। शास्त्रों में लिखा जा रहा नारी सर्वत्र पूजते, गार्गी शास्त्रार्थ कर रही, केकई युद्ध लड़ रही, कोई सीटी नहीं बजा रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहा। रावण ने हाथ लगाया तो हनुमान जी ने लंका जला दी। द्रौपदी को जो हाथ लगाए, द्रौपदी ने उनके खून से अपने बाल धोए। गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र अर्जुन, बड़े बड़े वीर पुरुष अपनी माँ के नाम से जाने जा रहे। फिर ना जाने कब सिस्टम बदल गया। पहले हर लुगाई की कथा अलग होती थी। सीता माता की अलग, रुक्मणी की अलग, राधा की अलग, कुंती माता की अलग। फिर ना जाने कौन सा फ्रॉड हुआ, हर लुगाई की कथा एक हो गई। पैदा हुई, बच्चे हुए और मर गए। कहानी में कोई मोड़ आना ही बंद हो गया। पहले कहानी गई, फिर अधिकार गए। सिर्फ घर जायदाद पैसा नहीं छीना, गरम रोटी, मलाई, नए जूते, नए बस्ते, बाहर मैदान का खेल सब छिन गया। लुगाई के पास सिर्फ उसका तन रह गया। अब वो भी चला गया। अब तो लुगाई के शरीर पर भी उसका अधिकार नहीं है, वो भी उसके पति का है। अब तक जग बीती बताई, अब थोड़ी आप बीती बताना चाहेंगे। वो पूजा को बुलाती है माइक के सामने। पूजा सबको बता देती है कि मेरे पति ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। ससुर चिल्ला के चुप करा देते हैं। कहते हैं आपको बच्चों के सामने ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं और आप सब चुप बैठे हुए हैं। शब्द जो हैं संस्कार की सीढ़ी हैं। हम अपने परिवार के बच्चों को किस सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं? सब जाने लगते हैं तो कमलेश कहती है आप सबको कसम है, सिर्फ वो लुगाई उठ के जाएं जिसे कभी किसी ने उसकी मर्जी के बिना छुआ हो, जो कभी बस में बैठी हो तो हर बार हंसते हुए उतरी हो, जिसे किसी मोहल्ले के बड़े भैया, चाचा, ताऊ, ट्यूशन मास्टर, राह चलते अनजान, अपने पराये सौतेले सगी ने बिना पूछे हाथ लगाया हो। किसी भी औरत के कदम आगे नहीं बढ़ते। अरुण जबरदस्ती पूजा को ले जाने लगता है। वो जा नहीं रही होती तो अरुण उस पर हाथ उठाने जा रहा होता है तो कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है, फिर खींच के उसे एक तमाचा लगाती है। ससुर कमलेश से कहता है सबको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है तुमने, जो तुम चाहती हो उसके खिलाफ तो न्याय व्यवस्था ने भी कानून बनाने से इनकार कर दिया है। कमलेश कहती है हम बस इतना जानते हैं कि कानून हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल हमारी फैमिली है, और फैमिली ना स्वेटर की तरह होती है जिसे हमने बुना है और अब हम ही उसे उधेड़ के दोबारा बुनेंगे। अरुण सोचो कुछ तो गलत किया होगा ना कि सारा परिवार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी माँ, दादी, भाई, भाभी, बीवी, हर कोई, वो सबके सब तो गलत नहीं हो सकते ना। विनय कहता है तू आंखें बंद करके पापा के पीछे पीछे चलता गया, लेकिन जब आंख खोल के देखेगा कि तू कहाँ आ गया है तो दूसरों से क्या खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगा। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो माफी मांगना शुरू कर दे और तब तक मांगता रहे जब तक तेरी सांस चल रही है। कमलेश कहती पूजा के पांव छूकर माफी मांगो। पूजा कहती मैं माफ नहीं कर पाऊंगी तुम्हें, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसके खिलाफ कानून बनने तक का मैं इंतजार करूंगी, और जिस दिन कानून बन जाएगा उस दिन तुम्हें कॉलर से पकड़ के थाने लेकर जाऊंगी। कमलेश पापा जी से कहती जो बोलना था बोल दिया, अब हमारा बोलना बंद और आपका सोचना शुरू।
आखिर में हमें बताया जाता है कि भारत में 5.6% विवाहित महिलाओं ने बताया है कि उनके पतियों द्वारा उन्हें जबरदस्ती या दबाव डालकर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। पूजा की कहानी काल्पनिक है, लेकिन उसकी हकीकत बहुतों की सच्चाई है। वैवाहिक दुष्कर्म के खिलाफ स्पष्ट कानूनों के अभाव में बदलाव की जिम्मेदारी परिवारों और समाज पर आ जाती है। यह हम सब पर निर्भर है कि हम लड़कों की ऐसी परवरिश करें कि वो सहमति का सम्मान करें और ऐसे घर बनाएं जहां पत्नियों को बराबरी का दर्जा मिले, ना कि संपत्ति समझा जाए। अगर हम असफल होते हैं तो कोई भी पूजा कभी सुरक्षित नहीं होगी और हर पूजा इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी कि उसके साथ कमलेश जैसा कोई हो। यही सब बताते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी सीरीज जहां हमें देखने मिला कि मर्द कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता है कि उसे इतनी छोटी सी बात ना समझ आए कि सहमति नाम की भी कोई चीज होती है, फिर चाहे अनजान लड़की हो या प्रेमिका हो या पत्नी हो या कोई भी हो। अरे कम से कम इतना तो समझदारी होती ही है कि कोई इंसान अगर बीमार है तो उस पर अपनी हवस ना थोपो, बल्कि प्यार जताओ। प्यार मतलब कि उसकी केयर करना या उसका ख्याल रखना, ये होता है प्यार। उस वक्त इस सीरीज को एक्सप्लेन करने का कोई प्लान नहीं था, पर मेरे में रील्स काफी आ रही थी इसकी। काफी जगह बोला जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा सीरीज है। फिर मन में इच्छा जागी कि लाओ देखा जाए कि प्रोपेगेंडा है या क्या है सीरीज में। जब सीरीज देखी तो समझ आया कि जो कह रहे हैं कि सीरीज में प्रोपेगेंडा है मर्दों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, वो खुद ही एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जो सीरीज को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसने सीरीज देखी नहीं है और ऐसे ही रील्स देखकर अपने विचार बना लिए हैं उसने, और दूसरा ये कि जिनकी मानसिकता अरुण जैसी है वो ये सीरीज को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मर्दों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है ये सीरीज। भाई अगर वाकई में मर्दों के खिलाफ प्रोपेगेंडा होती तो इसमें विनय जैसा अच्छा मर्द क्यों दिखाया गया है? फिर असली बात यह है कि आपको आपके जैसा ही इंसान दिख गया है जो कि है अरुण, तो आप खुद की छवि नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ये सीरीज आपके लिए प्रोपेगेंडा है। अगर आपका चरित्र विनय जैसा होता तो आपको ये सीरीज कभी भी प्रोपेगेंडा लगी ही नहीं सकती थी। लोगों का कहना है कि ये सीरीज देख के औरतें मैनिपुलेट होंगी और अपने पति से झगड़ा करेंगी और रिश्ते खराब हो सकते हैं इससे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी सीरीज रिश्ते को और मजबूत करने का काम करती है। जब कोई औरत ये सीरीज देखेगी और अगर उसका पति विनय जैसा हुआ जो कि उसकी केयर करता है, उसको सम्मान देता है, तो तब तो वो खुश होगी ना कि अच्छा हुआ मुझे अरुण जैसा नहीं मिला, तो उसके लिए तो कितनी अच्छी बात है, वो उसके साथ और प्यार से रहेगी। और अगर औरत को एहसास होता है कि जैसे अर्जुन है वैसा ही मेरा पति है, तो अगर रिश्ता टूट रहा है तो उसे टूटे ही जाने दो। फिर कोई क्यों रहे भला ऐसे इंसान के साथ जिसे अपनी पत्नी की भावनाओं की फिक्र ही नहीं है, बस अपनी फिक्र है। बात रही इस एलिगेशन की कि इसमें हिंदू धर्म को बदनाम किया गया है, तो ये साफ साफ बहाना है इस सीरीज के खिलाफ बोलने का, धर्म को आगे लाकर। अगर आपको इस बात की तकलीफ है कि मुस्लिम पे क्यों नहीं बनी ऐसी सीरीज, तो आप हक मूवी देख सकते हैं जो कि अभी जल्दी ही आई है, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। बात यह भी है कि जैसे इस साइड के लोग हैं जो रोने लगते हैं कि हमारे धर्म को गलत दिखाया है, हमारे धर्म में ये सब नहीं होता है, नारी का सम्मान होता है, वैसे ही उस साइड भी कुछ लोग सेम ही हैं। अगर सीरीज में मुस्लिम फैमिली होती तो काफी सारे मुस्लिम सेम कमेंट कर रहे होते कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, गलत दिखाया गया है। सच ये है कि होता हर धर्म, हर जात, हर स्टेट, हर देश, हर मोहल्ले में है, पर मानना किसी को नहीं है। खुद के घर में भले कितना ही कूड़ा फैला हो, लेकिन दूसरे के घर की गंदगी देख के टिप्पणी जरूर करेंगे, और जब कोई इनके घर का कूड़ा देख ले जाए तो कूड़े को बैठ के नीचे सरका देंगे और कह देंगे कि देखो साफ तो है, कहाँ कुछ गंदा है। तो जब किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचता है तो यही डायलॉग मारता है कि हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। इंसान का ये समझना जरूरी है कि दुष्कर्म और प्यार के बीच जरा सा ही फर्क होता है, वो फर्क होता है सहमति का। सामने वाली लड़की की इच्छा है, सहमति है, तो आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, सब अच्छा ही लगेगा उसे। लेकिन अगर सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है लेकिन आप फिर भी करना चाहते हो, तो वो जबरदस्ती ही कहलाएगा, दुष्कर्म ही कहलाएगा। तो किसी के साथ कुछ करने से ज्यादा जरूरी होता है ये सुनिश्चित करना कि सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। अगर आप ये कर ले गए तो सामने वाला खुद इंटरेस्टेड हो जाता है सब कुछ करने के लिए। कुछ लोग ये बोलना चाह रहे होंगे कि औरतों के साथ गलत होने के ऊपर खूब सारी मूवी सीरीज बनती हैं, खूब आवाज उठाई जाती है, पर मर्द के साथ जब औरत गलत करती है तो कोई आवाज नहीं उठाता। सच बताओ तो इसमें भी मर्द की ही गलती है। मर्द समाज ने कभी अपने समाज को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है। अगर कोई मर्द किसी को ये बताए कि किसी औरत ने उसे छेड़ा है या उसके साथ गलत टच किया है, तो या तो लोग उसका मजाक बनाएंगे या तो ये कहेंगे कि वो छेड़ रही थी तो छिड़ जाता है ना, तुम्हें ही तो मजा आता। एक तरफ मर्द ऐसे सोच रखता है और फिर दूसरी तरफ वही मर्द रोता भी है कि हमारे साथ गलत होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। सीरीज जो मैसेज देना चाहती है वो देने में कामयाब होती है, पर कुछ ज्यादा ही सोशल मैसेज देने के चक्कर में कई बार बोरियत भी फील होती है। मतलब हर सीन में, हर
हर डायलॉग में कोशिश की जा रही है कि कुछ गहरी बात बोली जाए, जो कि कई बार सही लगता है लेकिन बार बार इलॉजिकल लगता है। फॉर एग्जाम्पल कमलेश कहती है कि लोग कहते हैं कि सीता माता को रावण इसलिए उठा ले गया क्योंकि उन्होंने लकीर पार की, पर जब लकीर के अंदर ही हमें खतरा हो तो लकीर पार करनी ही पड़ती है। सीता माता ने लकीर क्यों पार की थी इसका अलग कॉन्टेक्स्ट है, और घर के अंदर कौन किसके साथ गलत कर रहा है वो अलग बात है। दोनों बातों को जोड़कर बहुत डीप बात बोलने की कोशिश की गई, पर कोई सेंस नहीं बनाता है ये बात। फिर इसी तरह ससुर जी भी एक डायलॉग बोले हैं कि बलिदान देने की बात आती है तो औरत का नाम आगे आता है, लेकिन परिवार के लिए एक पुरुष और एक पिता हमेशा बलिदान देने को तैयार रहता है। अब इस डायलॉग का भी कोई सेंस नहीं बना। बात परिवार की आती है तो बलिदान तो दोनों देने को तैयार रहते हैं। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो दोनों ही बलिदान देते हैं अपने परिवार के लिए। तो इस तरह बात बात पर गहरी बात करने की कोशिश करी गई है, जो कि कई बार सेंस नहीं बनाती। मुझे लगता है कि संभोग को बहुत बड़ा हवा बना के रख दिया गया है, एक ऐसी अनमोल चीज बना दी गई है जिसको पाना ही मेन गोल बन चुका है। रिश्ते में संभोग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, जिसने कभी नहीं किया है वो इतना सब सुनता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो इच्छा जागती ही है पाने की। उस इच्छा के चक्कर में ही बेवकूफियां कर जाते हैं लोग। प्रॉब्लम यही है कि कोई होता ही नहीं है सही जानकारी देने वाला, तो इधर उधर से देख सुनकर अपने मन में लोग अलग ही गोल बना लेते हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे कैसे भी मिले। अगर संभोग की बातचीत को नॉर्मलाइज किया जाए और बच्चों को पहले से ही शिक्षा दी जाए और फालतू बातें उन तक पहुंचना ही नहीं दी जाए तो काफी बदलाव आ सकता है। अगर आपका बच्चा चुप चुप के नोटी वीडियोस देख रहा है और उसे आप देख लो देखते हुए, तो उसे डांटने या पीटने के बजाय उसे समझाओ सब कुछ नकली है, ऐसा नहीं होता है सच में। जो PORN वीडियोस होती हैं उसमें एक्सट्रीम तरीके से दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मली हर कोई नहीं करता है। ऐसे जिस तरह से उसमें दिखाया जाता है, अगर वाकई में जबरदस्ती कोई करे तो वो RAPE ही कहलाएगा। तो बच्चा यही सब देखता है तो सोचता है कि ऐसा ही होता होगा, मुझे भी करना है। तो अगर उस तक सही जानकारी पहुंचेगी तो शायद ये धारणा बदल जाए उसकी, और वो ऐसी चीजें ना करे जो कि शायद उसके लिए गलत हो सकती हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो सीरीज में मौजूद सभी कलाकारों ने अच्छा ही काम किया है। बाकी और भी कई चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो यहीं पर विराम लेते हैं। अब आप बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात नहीं पसंद आई है या आपकी कोई बात है या टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कमेंट में करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी ऐसा ही मूवी सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।